ये कहानी है चतुर सुनार। एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही चतुर और सुजान था। वो अपने काम में बहुत ही माहिर था और उसके बनाए हुए गहने बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते थे। गांव के लोग रामू को बहुत मानते थे और उसकी चतुराई की प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव के राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रामू, मैंने तुम्हारी चतुराई और अच्छे काम के बारे में सुना है। मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कृपया बताएं कि क्या काम है। मेरे पास एक सोने की मूर्ति है जो बहुत ही कीमती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और भी सुंदर बना दो। महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैं इसे और भी सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा। रामू ने अपना काम शुरू किया और मूर्ति को भी और सुंदर बना दिया। राजा बहुत खुश हुआ और रामू को बहुत सारा धन और सम्मान दिया। राजा ने जब रामू की तारीफ की और उसे ढेर सारा सोना दिया तो मंत्री को उससे बहुत चिढ़ हुई। मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर में रामू अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो मेरी बराबरी करने लगा है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। रामू, तुम्हारी चतुराई और कौशल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हें ये सोना और सम्मान देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराज, क्या आप सच में इस रामू को इतना सम्मान देना चाहते हैं? क्या वो वास्तव में इतना योग्य है? मंत्री, तुम्हारी बातें मुझे अजीब लग रही है। रामू ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए ये सचमुच योग्य है। मुझे रामू को नीचा दिखाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मंत्री ने सोचा कि मैंने राजा के लिए इतना सब किया, राज्य के लिए इतने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन राजा ने ना तो कभी मेरी इतनी तारीफ की और ना ही कभी इनाम में मुझे इतना धन दिया। मंत्री के मन में रामू के प्रति ईर्ष्या और असंतुष्टता बढ़ने लगी। ये रामू तो एक छोटे से गांव का सुनार है और मैं राज्य का मंत्री। मुझे तो राजा की नजर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि इस रामू को। मंत्री ने रामू के खिलाफ साजिश रचने का फैसला किया। वो रामू को नीचा दिखाने और राजा की नजर में अपनी महत्वता बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मंत्री ने योजना बनाई कि अगर वो उस सोने की मूर्ति को नकली सोने की मूर्ति में बदल दे और राजा के सामने ये प्रमाणित कर दे कि रामू ने धोखाधड़ी की है, तो राजा रामू सुनार को सजा देंगे और उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हाँ, ये योजना सही है। मैं रामू को बदनाम कर दूंगा और राजा की नजर में अपनी महत्ता बढ़ा लूंगा। मंत्री ने नकली सोने की मूर्ति बनवाई और राजा के महल में उसे रख दिया। फिर उसने राजा को कहा, महाराज, मैंने एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला पकड़ा है। रामू सुनार ने आपको नकली सोने की मूर्ति दी है। राजा ने मंत्री को सख्त लहजे में पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ति नकली है? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि रामू सुनार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। महाराज, मैंने अपने अधिकारियों से जांच करवाई है और उन्होंने बताया है कि ये मूर्ति नकली है। मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो प्रमाण, और मैं रामू सुनार से भी बात करना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो धोखाधड़ी करेगा। महाराज, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप इस मूर्ति की जांच करवा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि रामू सुनार ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मैं इसकी जांच जरूर करवाऊंगा। राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया और मूर्ति की जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में जांच की रिपोर्ट आ गई और इसमें पता चला कि मूर्ति सचमुच नकली थी। राजा को रामू सुनार पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत रामू सुनार को दरबार में बुलाया और उसे अपने अपराध के लिए दंडित करने का आदेश दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें सोने की मूर्ति बनाने के लिए इतना धन दिया, इतना सम्मान दिया, उसके बाद भी तुमने मुझको धोखा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको सोने की मूर्ति ही बना कर दी थी। जरूर मुझे फंसाने के लिए किसी ने इसे बदल दिया है। मैं बेकसूर हूँ महाराज। बस करो रामू सुनार, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी तुम महाराज के सामने आकर झूठ बोल रहे हो। महाराज,
जब ये रामू सुनार राज्य के राजा के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, तो राज्य की आम प्रजा के साथ कितना धोखा करता होगा। आपको इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। रामू सुनार को तुरंत कारागार में बंदी बना लो। उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जी महाराज, आपका आदेश पालन किया जाएगा। रामू सुनार को सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागार में ले जाने के लिए चल दिए। मंत्री, तुम्हें रामू सुनार के बनाए हुए सभी गहनों की जांच करने का आदेश दिया जाता है। देखो कि कहीं और भी उसने ऐसी धोखाधड़ी तो नहीं की। जी महाराज, मैं तुरंत इसकी जांच शुरू कर दूंगा। ओह, मैंने रामू सुनार को धोखे से फंसाया है और अब राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अगर राजा के पास रामू सुनार द्वारा बनाए गए गांव वालों के गहने जांच के लिए आए तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बस रामू सुनार के मामले की जांच में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इस बात के लिए इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम बस अपना काम करो। तुम लोग मेरे साथ गांव में चलो। हमें रामू सुनार द्वारा बनाए गए गहने लेने हैं। राजा का आदेश है कि सभी गहने उनके पास जमा कर दिए जाएं। मंत्री और सैनिक गांव में पहुंचे। मंत्री ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। गांव वालों, राजा का आदेश है कि रामू सुनार द्वारा बनाए गए सभी गहने उनके पास जमा कर दिए जाए। तुम लोग अपने गहने हमें सौंप दो। लेकिन महाराज, ये गहने हमारे परिवार की अमानत है। हमें इनकी जरूरत है। राजा का आदेश है, इसलिए इन्हें तुम्हें सौंपना होगा। अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गांव वाले डर गए और अपने गहने मंत्री को सौंप दिए। मंत्री गहने लेकर सैनिकों के साथ वापस महल की ओर चल दिया। रुको, हमें थोड़ा रुकना होगा। क्या हुआ मंत्री जी? क्या कोई समस्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं खुद इन गहनों की पोटली लूंगा। तुम लोग गांव में जाकर एक बार दोबारा जांच करो कि कोई गांव वाला छूट तो नहीं गया है जिसने हमें गहने ना दिए हो। ठीक है मंत्री जी, जैसा आपका आदेश। हम जाकर देख आते हैं। मंत्री ने गहनों की पोटली खुद ले ली और सैनिकों को गांव में भेज दिया। मंत्री गहनों की पोटली लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसने पोटली खोली और गहनों को देखा। वो मुस्कुराया और सोचा कि अब वो इन गहनों को नकली गहनों में बदल देगा और राजा के सामने रामू सुनार को झूठा साबित कर देगा। हाँ, रामू सुनार को अब कोई नहीं बचा सकता। मैं राजा के सामने उसका झूठ साबित कर दूंगा और अपना उल्लू सीधा कर लूंगा। मंत्री ने गांव के एक दूसरे सुनार हरी सुनार के पास जाने का फैसला किया। वो हरी सुनार के पास पहुंचा और उसे नकली गहने बनाने का आदेश दिया। हरी सुनार, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नकली गहने बनाने हैं जो दिखने में बिल्कुल इन गहनों के जैसे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। जी मंत्री जी, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा, लेकिन मुझको ये पता है कि ये गहने रामू सुनार ने बनाए थे। क्या आपको उससे कोई समस्या है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नकली गहने बनाकर आपको दूं? तुम्हें मैं जो कहता हूँ तुम बस वो करो। तुम्हें बस अपना काम करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। बस मुझे हूबहू ऐसे ही नकली गहने बना कर दो। हरी सुनार ने मंत्री की बात मान ली और नकली गहने बनाना शुरू कर दिया। मंत्री ने हरी सुनार को अच्छी रकम देने का वादा किया। हरी सुनार, जल्दी से गहने बनाओ। मुझे आज ही ये गहने राजा के पास राजमहल लेकर जाना है, वरना महाराज को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी, ये बहुत सारे गहने हैं। मैं अकेले इनको नहीं बना पाऊंगा। मुझे एक दिन में ये सारे गहने बनाने के लिए कुछ साथियों की जरूरत होगी। ये सारे गहने बनाने का काम तभी पूरा हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी साथी चाहिए ले लो, लेकिन उन लोगों को ही इस काम के लिए बुलाना जो तुम्हारे विश्वास योग्य हों। कुछ भी करो, बस मुझे जल्दी से गहने बना कर दे दो। जी मंत्री जी। हरी सुनार ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्हें नकली गहने बनाने का काम सौंपा।
वो सभी मिलकर गहने बनाने लगे। कुछ समय बाद नकली गहने बनकर तैयार हो गए। हरी सुनार ने मंत्री को बुलाया और उन्हें गहने दिखाए। बहुत अच्छा काम किया है हरी सुनार। ये नकली गहने तो दिखने में हूबहू बिल्कुल इन नकली गहनों के जैसे ही लग रहे हैं। मैं तुम्हें इस काम की अच्छी रकम दूंगा। अब मैं ये गहने राजा के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इनाम देने के लिए जल्द ही तुम्हारे पास लौटूंगा। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि आप रामू सुनार के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम बस अपने आप से मतलब रखो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मंत्री असली गहनों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने उन्हें एक खुफिया जगह पर छिपा दिया, जहाँ कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। अब इन गहनों का उपयोग अपने फायदे के लिए मैं कर सकता हूँ। रामू सुनार को अब कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद मंत्री नकली गहनों को लेकर राजा के पास पहुंच गया। वो राजा के सामने खड़ा हो गया और नकली गहनों को दिखाने लगा। महाराज, ये गहने रामू सुनार ने गांव वालों के लिए बनाए थे, लेकिन ये गहने भी उस मूर्ति की तरह ही नकली है। क्या ये नकली है? लेकिन तुमको ये कैसे पता चला? महाराज, मैंने इन गहनों की जांच करवाई है। ये नकली है। रामू सुनार ने हमारे साथ साथ सभी गांव वालों को भी धोखा दिया है। रामू सुनार कारागार में बंदी बनकर बैठा था। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तरस रहा था, लेकिन मंत्री के चालाकी के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने तो सब गहने असली सोने के बनाए थे, फिर वो नकली कैसे हो गए? आखिर कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? रामू सुनार को अपनी इन बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कारागार में रामू सुनार को एक अन्य कैदी मिला। वो एक बूढ़ा आदमी था जो कई सालों से कारागार में बंद था। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नकली सोने की मूर्ति बनाने के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मैंने राजा के लिए सोने की मूर्ति बनाई थी और गांव वालों के लिए सोने के गहने बनाए थे, लेकिन मंत्री ने उन्हें नकली बता दिया। और तो और वो भी साबित हो गया कि सचमुच वो मूर्ति और गहने नकली है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन बेटा, वो मंत्री बहुत ज्यादा चालाक है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा सकता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूँ और आखिर मंत्री को मुझे फंसाकर क्या मिलेगा? मंत्री को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसके होते हुए राजा किसी और की प्रशंसा करे या फिर उसको इनाम दे। जरूर उसको ही तुमसे ईर्ष्या हुई है, जिसके कारण तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया है। रामू सुनार ने बूढ़े कैदी की बात सुनी और उसने मंत्री की चालाकी को उजागर करने का फैसला किया। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अच्छी तरकीब सोचने लगा। रामू सुनार ने राजा को बताने की बहुत कोशिश की कि मंत्री ने उसे फंसाया है, लेकिन मंत्री ने उसकी बात राजा तक पहुंचने नहीं दी। इसी बीच कुछ दिन बाद हरी सुनार मंत्री से मिलने राजमहल के बाहर आया। हरी सुनार राजमहल के बाहर इसलिए आया था कि वो मंत्री से मिलकर उससे नकली गहने बनाने के पैसे ले सके। मंत्री ने हरी सुनार और उसके साथियों को नकली गहने बनाने के लिए उन्हें अच्छी रकम देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। लेकिन जब मंत्री ने हरी सुनार को राजमहल के बाहर देखा तो वो उसे देखकर घबरा गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या हरी सुनार? आखिर तुम राजमहल के बाहर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? मंत्री जी, हमने आपके लिए नकली गहने बनाए, अब हमें हमारी रकम दे दीजिए। मैं बस आपके पास हमारे पैसे लेने के लिए ही आया हूँ। ठीक है हरी सुनार, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। तुम्हें बस कल तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए खुद तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मंत्री ने हरी सुनार को पैसे देने का आश्वासन दिया और हरी सुनार उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। अगर मैंने हरी सुनार को पैसे दिए तो इसमें मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। मंत्री ने सोचा कि वो हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के दे सकता है, इससे उसका भी घाटा नहीं होगा
और हरी सुनार उससे पैसे मांगने के लिए दोबारा राजमहल भी नहीं आ पाएगा। 2 दिन बाद मंत्री हरी सुनार के घर गया। उसने एक छोटी पोटली ले जाकर हरी सुनार को दे दी। ये लो हरी सुनार, तुम्हारे पैसे, अच्छी तरह से गिन लो। तुमने मुझसे काम के लिए जितने सोने के सिक्के मांगे थे, तुम्हारे लिए पूरे उतने सिक्के लेकर आया हूँ। नहीं मंत्री जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे सोने की सिक्के गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरी सुनार ने पोटली को खोला और उसमें सोने के सिक्के देखे। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि अधिकांश सिक्के नकली है। केवल 2-3 सिक्के ही उसमें असली थे। धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा हक है। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है ना, तो उसके बदले तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिलना ही था। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद फिर कभी राजमहल के बाहर मुझसे मिलने मत आना। जी मंत्री जी, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, तो अब मैं राजमहल के बाहर आकर क्या करूँगा? हरी सुनार ने मंत्री को अलविदा कहा और मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश था। वो अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। मैंने हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के देकर बहुत अच्छा काम किया है। वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये सिक्के नकली है। बेवकूफ कहीं का। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे इस छोटे काम के लिए इतना बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन तभी कारागार में कैद रामू सुनार के दिमाग में एक बात आई। अगर किसी ने मेरी असली सोने की मूर्ति और असली सोने के गहने को नकली मूर्ति और नकली गहनों से बदला है, तो जरूर किसी ने उन्हें बनाया होगा। वो जो भी है, अकेला इस काम को नहीं कर सकता। वो किसी और की मदद जरूर ले रहा है। मुझे ये बात राजा तक पहुंचानी होगी। रामू सुनार ने एक पहरेदार से एक कागज और कलम मांगा। पहरेदार ने उसे कागज और कलम दे दिया। रामू सुनार ने कागज पर ये सब कुछ लिखा और वो खत पहरेदार को देते हुए कहा, इस खत को राजा तक पहुंचा दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये खत किसी और के हाथ ना लगने पाए। ठीक है, मैं इसे राजा तक पहुंचा दूंगा। पहरेदार ने रामू सुनार की बात मानी और कागज को अपने सीने में छुपा लिया। वो राजा के राजा महल में गया और राजा के पास खड़े उनके सेवक को खत दे दिया। राजा ने सेवक को भी खत पढ़ने के लिए कहा। सेवक ने खत पढ़ा और राजा को दे दिया। क्या ये सच हो सकता है? महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। राजा ने सोचा कि क्या सचमुच रामू सुनार बेगुनाह है। रामू सुनार को बुलाओ और उसे ये संदेश दो कि अगर ये सच है तो हम उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देते हैं। वो सैनिकों के साथ जाए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो कर सकता है करे। सेवक ने राजा का संदेश रामू सुनार को दिया। रामू सुनार खुश हो गया और सैनिकों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद महाराज, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। हम आपकी बेगुनाही की जांच करेंगे। अगर आप सच कह रहे हैं तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। रामू सुनार सैनिकों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ा। रामू सुनार सैनिकों के साथ गांव के सभी सुनारों के पास गया और उनसे पूछताछ की। लेकिन जब हरी सुनार के पास पूछताछ के लिए गए तो वो बहुत डर गया। हरी सुनार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी नकली गहने बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नकली गहने नहीं बनाए। मैं जानता हूँ कि तुमने ही वो नकली गहने बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जिसने तुमसे ये काम करवाया है वो इतना लालची है कि उसने तुम्हें इसके बदले पैसे भी नकली दिए होंगे। यकीन नहीं तो जांच कर लो। हरी सुनार का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि रामू सुनार सच कह रहा है। उसने अपने पैसों की जांच की और पाया कि वो सचमुच नकली थे। तुम सच कह रहे हो। मंत्री ने मुझसे नकली गहने बनवाए और मुझको नकली पैसे भी दिए। मैं जानता था कि तुम सच कहोगे। अब तुम्हें मंत्री के खिलाफ गवाही देनी होगी। मैं तैयार हूँ। मैं मंत्री के खिलाफ गवाही दूंगा। रामू सुनार और हरी सुनार सैनिकों के साथ महल में गए। वहाँ हरी सुनार ने मंत्री के खिलाफ गवाही दी, लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा?
महाराज, ये सब मंत्री ने ही किया है और उस असली मूर्ति और गहने को भी इसने अपने पास छुपा कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री की घर की तलाशी ली जाए। ठीक है, मंत्री के घर की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने मंत्री के घर की तलाशी ली, लेकिन घर में गहने और मूर्ति नहीं मिले। आपने देखा ना महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने उसे छुपा रखा है। मुझे एक मौका दीजिए। रामू सुनार ने मंत्री के आंगन में देखा जहाँ कुछ छोटे पौधे लगे हुए थे। वो समझ गया कि ये पौधे कुछ दिन पहले ही लगाए गए हैं। यहाँ की मिट्टी खोदो। सैनिकों ने मिट्टी खोदी और उसमें से असली मूर्ति और गहने निकाले। देख लिया महाराज, मंत्री ने सचमुच इन्हें छुपाकर ऐसी जगह रखा था जहाँ कोई इन्हें ढूंढ न सके। तुमने इतना बड़ा अपराध किया और फिर तुमने उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी चालाकी काम नहीं आई। तुम्हें अपने अपराध की सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं है, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। सैनिकों ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। रामू सुनार की बेगुनाही साबित हुई और उसे सम्मानित किया गया। रामू सुनार, आज तुम अपनी चतुराई से बेगुनाह साबित हुए हो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें राजमहल का राज सुनार बनने का सम्मान देता हूँ। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी के लिए तुम्हें ये सम्मान दिया जाता है। इस तरह रामू सुनार की चतुराई से उसकी बेगुनाही साबित हुई और उसे सम्मान मिला। मंत्री को उसके अपराध की सजा मिली और रामू को न्याय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है रहस्यमयी जल परी। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोग मछली पकड़ने और समुद्री जीवन में जुड़े कामों में लगे रहते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था और अक्सर रात में समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों को देखता रहता था। एक रात जब अर्जुन समुद्र के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक जलपरी समुद्र से बाहर निकलकर उसके पास आ रही है। जलपरी के बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें नीली और गहरी थी। जलपरी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। अचानक से एक जलपरी को इस तरह से अपने सामने देखकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। कौन हो तुम? अरे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक जलपरी हूँ। मेरा नाम लीला है। लीला? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जलपरी वास्तव में होती है, और अगर होती भी है तो वो कभी किसी के सामने नहीं आती। तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो सब याद दिलाना चाहती हूँ जो तुम भूल गए हो। क्या? मैं क्या भूल गया हूँ? और आखिर तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता है? वो सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ आज समुद्र के अंदर हमारी दुनिया में लेकर चलती हूँ। क्या? लेकिन मैं समुद्र के अंदर नहीं जा सकता। पानी के अंदर मेरा दम घुट जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लीला ने अर्जुन को समुद्र में चलने को कहा। अर्जुन ने लीला का हाथ पकड़ा और उसके साथ समुद्र में कूद गया। लीला अर्जुन को एक गुप्त गुफा में लेकर गई जो समुद्र के नीचे थी। गुफा में लीला ने अर्जुन को एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई। ये क्या है? ये मेरे पिताजी का हीरा है। ये हीरा समुद्र की शक्ति को नियंत्रित करता है और जो इसे रखता है वो समुद्र का स्वामी बन जाता है। लीला, क्या मैं इस हीरे को छूकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे छू सकते हो। जैसे ही अर्जुन हीरे को छूने लगा, लीला को वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन, जल्दी से यहाँ से छुप जाओ। लीला ने अर्जुन को जल्दी से एक बक्से के अंदर छुपा दिया। अर्जुन ने लीला की ओर देखा, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या हुआ? कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई आ रहा है। तुम्हें छुपना होगा, थोड़ी देर शांत रहो। अर्जुन ने लीला की बात मान ली और बक्से के पीछे छिप गया। लीला वहाँ शांति से खड़ी हो गई। तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। लीला, तुम यहाँ हो?
तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ टहलने के लिए आ गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस समय अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात बहुत हो गई है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और अपने कक्ष में जाकर सो जाइए। ठीक है, चलो। लीला काविन को उसके कक्ष में ले गई। थोड़ी देर बाद उसने एक गर्म दूध के गिलास में नींद की दवाई मिला दी और काविन के कक्ष में रख दी। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। काविन ने तो दूध पी लिया और नींद की दवाई के असर से वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही लीला जल्दी से अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब तुम आ सकती हो, काविन सो गया है। अर्जुन बक्से के पीछे से निकलकर लीला के पास आया। शुक्र है तुम आ गई। इस बक्से के पीछे छिपे हुए मेरे तो पैर दर्द करने लगे थे। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, अगर कोई और यहाँ पर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। ठीक है, चलो, लेकिन मुझे ये जानना है कि काविन कौन है, और ये भी कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लीला जल्दी से अर्जुन को समुद्र की अपनी दुनिया से बाहर ले आई और उसे वापस समुद्र के किनारे ले आई। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं कल फिर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अर्जुन ये सुनकर खुश होता है। वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर में वो अकेला रहता था, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बस लीला के बारे में सोच रहा था। आखिर वो कौन है और उससे मेरा क्या संबंध है? वो मुझे अपनी दुनिया में क्यों लेकर गई? अर्जुन के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो जानता था कि लीला कल फिर आएगी और शायद उसे सब कुछ बताएगी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लीला की याद में खो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस लीला के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अर्जुन ने लीला के लिए अपने हाथों से अच्छा खाना बनाया। उसने सोचा कि आज रात जब वो लीला से मिलेगा तो उसे अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन भी खिलाएगा। लीला को मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। रात होते ही वो खाना लेकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया और लीला के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी लीला वहाँ नहीं आई। अर्जुन को उसकी चिंता होने लगी। लीला, तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कल फिर आओगी, क्या हुआ? अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने रात भर लीला का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन अर्जुन ने समुद्र में जाने का फैसला किया ताकि वो लीला को ढूंढ सके। अर्जुन ने अपनी नाव तैयार की और समुद्र में चला गया। वो लीला को ढूंढने के लिए समुद्र के हर कोने में गया, लेकिन उसे कोई अता पता नहीं मिला। तभी अर्जुन ने एक अनजान व्यक्ति को समुद्र में तैरते हुए देखा। अर्जुन ने उसे अपनी नाव में बिठाया और पूछा, तुम कौन हो? मैं शिम्पू हूँ, मैं लीला का दोस्त हूँ, मैं उसकी दुनिया से आया हूँ। लीला, तुम उसे जानते हो? वो कहाँ है? लीला को काविन ने बंदी बना लिया है, वो उसे अपनी दुनिया में ले गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लीला के पिता का वो हीरा चाहिए, जिससे वो समस्त जल परी लोक पर कब्जा कर सके। अभी तक उसे लग रहा था कि लीला उसे वो हीरा दे देगी, लेकिन उसे अपने खबरी से ये जानकारी मिली कि लीला 2 रात पहले ही किसी को जल परी लोक में लेकर आई थी और उसे वो हीरा दिखा रही थी। काविन के बहुत बार मांगने पर भी लीला ने उसे वो हीरा नहीं दिया और हमेशा उसे कहा कि उसे नहीं पता कि वो हीरा कहाँ पर है। लेकिन जब उस रात वो उस हीरे को तुम्हें दिखा रही थी तो काविन के आदमी ने उसे देख लिया और काविन को पता चल गया कि वो उससे झूठ बोल रही है। क्या? इसका मतलब उस दिन इसी वजह से उसने मुझे उससे छुपाया था, इसी वजह से वो इतनी घबराई हुई थी। मुझे लीला की दुनिया में ले जाओ, मैं उसे बचाऊंगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। काविन बहुत खतरनाक है, उसके पास कई खतरनाक शक्तियां भी हैं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और लीला की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गया। सीपू ने अर्जुन को समुद्र में गुप्त रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया।
वो जलपरी लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां अर्जुन और सीपू का सामना कई खतरनाक जीवों से हुआ। वहां बड़े बड़े मगरमच्छ, शार्क और अन्य समुद्री जीव थे। अर्जुन, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। ये जीव जल परी लोक की रक्षा करते हैं। मैं लीला को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन, तुम्हें इन जीवों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं तुम्हें ये शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। मैं तैयार हूँ, मुझे वो शक्ति दो। सीपू ने अर्जुन को एक विशेष शक्ति दी, जिससे वो जलपरी लोक के जीवों को नियंत्रित कर सकता था। अर्जुन ने उस शक्ति का उपयोग करके जीवों को शांत कर दिया और वो जलपरी लोक में प्रवेश कर गए। जलपरी लोक में अर्जुन और सीपू ने कई समुद्र और रंगीन इमारतें देखी। वहाँ जलपरियाँ और अन्य समुद्री जीव रहते थे। अर्जुन, ये जल परी लोक है। यहाँ लीला का घर भी है, लेकिन अब यहाँ खतरा भी है। काविन के आदमी हर जगह घूम रहे होंगे। लीला कहाँ है? मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सीपू अर्जुन को जलपरी लोक के गुप्त रास्तों से काविन के महल की ओर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो जलपरी लोक के गुप्त गलियारों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉल में पहुँचे, जहाँ लीला को बंदी बनाकर रखा गया था। लीला एक सोने की जंजीर से बंदी गृह में बंधी हुई थी और उसके पास काविन के 2 आदमी खड़े थे। तभी सीपू ने अपना रूप बदला और एक दासी का रूप ले लिया। उसने दोनों पहरेदारों को एक प्याला थमाया। तुम्हें काविन की ओर से ये पेय पदार्थ भेजा गया है, पी लो। ये तुम्हारी सेवा का इनाम है। पहरेदारों ने सीपू की बात पर विश्वास किया और पेय पदार्थ पी लिया। कुछ ही पलों में वो दोनों बेहोश हो गए। पहरेदारों के बेहोश होने के बाद अर्जुन लीला को बंदी गृह से निकालने के लिए पहरेदारों के पास चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिली। चाबी कहाँ है? इन दोनों के पास तो इस बंदी गृह की चाबी नहीं है। अर्जुन, इस बंदी गृह की चाबी इनके पास नहीं है। इसकी चाबी कावन के कक्ष में है, जिसे उसने अपने गुलाब के पौधे के नीचे रखा हुआ है। तो फिर ठीक है, मैं अभी उसके कक्ष में जाकर वहाँ चाबी लेकर आता हूँ। अर्जुन काविन के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। लीला ने उसकी ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन रुको, इस तरह काविन के कक्ष में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं जानता हूँ लीला, लेकिन इस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराना है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? काविन के कक्ष में जाने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। सब काविन के कक्ष में जाने के लिए योजना सोचने लगते हैं। तभी अर्जुन लीला से कहता है, लीला, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली चूहा बना दो। मैं चूहे के रूप में उसके कक्ष में जाऊंगा और गमले के नीचे से चाबी निकाल कर ले आऊंगा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक चूहा बना देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम जरा सावधानी से उसके कक्ष में जाना। लीला ने अपने जादू से अर्जुन को एक छोटा मगर शक्तिशाली चूहा बना दिया। अर्जुन चूहे के रूप में काविन के कक्ष में जाता है। जैसे ही काविन थोड़ी देर के लिए अपने कक्ष से बाहर आता है, वैसे ही अर्जुन गमले के नीचे से चाबी लेकर आ जाता है। वहाँ वापस आते ही अर्जुन अपने असली रूप में आ जाता है। वो लीला और सीपू की ओर देखते हुए कहता है, मिल गई चाबी। अब हम लीला को बंदी गृह से निकाल सकते हैं। अर्जुन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अर्जुन ने चाबी से बंदी गृह का ताला खोला और लीला को बाहर निकाल दिया। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और काविन को खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी। वो बहुत शातिर है। अगर एक बार वो मेरे पिता के हीरे तक पहुँच गया तो वो सब नष्ट कर देगा। तुम्हारे पास तो इतनी जादुई शक्तियाँ हैं लीला, तुम काविन का अंत क्यों नहीं कर देती? काविन का अंत सिर्फ इस जलपरी लोक का असली सम्राट ही कर सकता है। मैं उसका अंत नहीं कर सकती। फिर तो हमें मदद के लिए जलपरी लोक के सम्राट के पास जाना चाहिए। हमें इस तरह यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल्दी चलो। लीला और सीपू दोनों अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे पूछता है, तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जल्दी से जलपरी लोक के सम्राट के पास ले चलो। जलपरी लोक का सम्राट तो हमारे साथ ही है, बस वो अपनी शक्तियों को भूल गया है। क्या मतलब? कौन है जलपरी लोक का सम्राट?
तुम ही जलपरी लोक के सम्राट हो अर्जुन। लीला की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और उसकी आंखें आश्चर्य में फैल जाती है। ये कैसे संभव है? मैं तो पृथ्वी पर रहने वाला एक आम इंसान हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जलपरी लोक का सम्राट नहीं हूँ। अर्जुन, तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? तुम्हारी खोई हुई याददाश्त को मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जलपरी लोक का सम्राट बनाया था, लेकिन काविन के हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। मेरे पिता? काविन का हमला? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन, तुम्हारी याददाश्त वापस आने के लिए मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत को याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता का नाम राजा विक्रम था और तुम्हारा नाम राजकुमार अर्जुन था। तुम जलपरी लोक के सम्राट हो और तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिलेंगी। लीला, मुझे सब कुछ जानना है। सब कुछ बताओ मुझे। अर्जुन, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बचपन से ही अच्छे मित्र थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। जब हम बड़े हो गए तो हमारी मित्रता भी बढ़ी। हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। हमारी मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। और फिर हमने अपने परिवार को बताया? हाँ, तुमने अपने पिता को बताया और उन्होंने मेरे पिता से बात की। हमारे परिवारों ने हमारे विवाह के लिए मंजूरी दी, लेकिन काविन हमारे लोक के हीरे को पाना चाहता था, जो हमारी शक्तियों का स्रोत है। वो हमारे लोक को नियंत्रित करना चाहता था और हमारे लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए वो मुझसे विवाह करना चाहता था ताकि वो हमारे लोक का सम्राट बन सके। वो विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पिता के पास आया, लेकिन मेरे पिता ने उसके साथ मेरा विवाह करने के लिए मना कर दिया और उसे बताया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ तय हो चुका है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन, अब काविन ने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया तो वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों और जलपरी लोक के लिए तुम्हारी सेवा के कारण जलपरी लोक के देवता ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया था। अमरता का वरदान? हाँ अर्जुन, इसलिए काविन तुम्हारा अंत नहीं कर पा रहा था। वो तुम्हें मारने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया और तुम्हें जलपरी लोक से दूर पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे अपनी याददाश्त वापस पानी होगी। मुझे जलपरी लोक को बचाना होगा। मुझे काविन को हराना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जलपरी लोक को बचाएंगे और काविन को हराएंगे। तुम्हारी याददाश्त जल्द ही वापस आएगी। लीला ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले, जिससे कमरे में एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ संदूक आकर रुका। लीला ने संदूक खोला और अर्जुन को दिखाया कि उसमें एक सोने का मुकुट था। ये जलपरी लोक का राज मुकुट है। ये तुम्हारी शक्तियों को वापस दिलाएगा और तुम्हारी याददाश्त भी वापस लौटाएगा। अर्जुन ने मुकुट को उठाया और उसे अपने सिर पर रखा। जैसे ही उसने मुकुट पहना, उसके शरीर में एक चमकती हुई ऊर्जा फैल गई। अर्जुन की आंखें चमकने लगी। उसने अपने अतीत की यादें वापस प्राप्त कर ली। लीला, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जलपरी लोक का राजकुमार हूँ और मुझे अपने लोक को बचाना होगा। मैं अब उस काविन को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, काविन को हराना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद चाहिए। तब तो हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। हाँ, हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। वहीं हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो सब जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके जलपरी लोक के देवता का ध्यान करते हैं। हे जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें काविन को हराने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शक्ति के समक्ष नतमस्तक हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता उनके सामने प्रकट होते हैं। उनकी चमकती हुई रोशनी से मंदिर भर जाता है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम काविन को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जलपरी लोक के देवता ने अर्जुन को एक बहुत ही बड़ी सोने की तलवार देते हुए कहा, अर्जुन, ये जलपरी लोक की शक्तिशाली तलवार है। इसे महाजल कहा जाता है। ये तलवार काविन के लिए बनाई गई है।
इस तलवार से तुम काविन के सीने पर प्रहार करना, वो उसी वक्त ढेर हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार को हाथ में लिया और कहा, हे जलपरी लोक के देवता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति और इस तलवार की शक्ति से तुम काविन को आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। काविन बहुत मायावी है, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। वो तलवार लेकर अर्जुन और लीला बाहर से निकल जाते हैं और जाकर काविन के राज्य पर हमला कर देते हैं। अर्जुन अकेले ही काविन की पूरी सेना का सामना करता है और अपनी तलवार की शक्ति से उन्हें मार देता है, हरा देता है। काविन की सेना अर्जुन के सामने हार जाती है। अब काविन अकेला रह जाता है और उसे अर्जुन से युद्ध करना ही पड़ता है। अर्जुन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं जलपरी लोक का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। अर्जुन उसकी बात का जवाब देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता और काविन और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति काविन के सभी हमलों को विफल कर देती है। काविन गुस्से में आकर अर्जुन पर एक शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन अर्जुन तैयार होता है और काविन के हमले को विफल कर देता है। बहुत देर तक उन दोनों का युद्ध चलता है। दोनों एक दूसरे पर शक्तिशाली हमले करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति और जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद अर्जुन को मजबूत बनाता है। तभी अर्जुन काविन के सीने पर अपनी तलवार से बहुत शक्तिशाली प्रहार करता है। तलवार काविन के सीने के आर पार हो जाती है और उसका शरीर राख के ढेर में बदल जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन लीला से विवाह कर लेता है और जलपरी लोक का सम्राट बन जाता है। जलपरी लोक के सभी निवासी अर्जुन और लीला के विवाह की खुशी में जश्न मनाते हैं। सम्राट अर्जुन और रानी लीला का राज्याभिषेक समारोह जलपरी लोक में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। जलपरी लोक के देवता भी इस अवसर पर उपस्थित होते हैं और अर्जुन और लीला को आशीर्वाद देते हैं। उस दिन के बाद जलपरी लोक पर कोई भी खतरा नहीं आता और अर्जुन अपनी रानी जलपरी लीला के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। वो दोनों जलपरी लोक को एक स्वर्ग बना देते हैं, जहाँ सभी निवासी शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।